सभी को नमस्कार। आज हमें काफी स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं, नैटको फार्मा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक शेयर है। और जैसे कि मैंने थंबनेल में बोला कि ये एक काफी इंटरेस्टिंग एक तरह से स्टॉक पिक हो सकता है बाय FY25, स्पेशली क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है कि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे काफी अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं कि काफी फंडामेंटल, टेक्निकल और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो कि काफी स्ट्रांग इसको सपोर्ट करते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल में हमने रिसेंटली पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक एनालिसिस वीडियो बनाई है और इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और पॉइंटर्स को डिस्कस किया था कि किसके बेसिस पे फार्मा के सेक्टर्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और आज का ये वीडियो उसी पॉइंट को प्रूव भी करेगा कि किस तरह से हम इन्हीं के डिटेल्स को समझ के हमारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ। हमने इस वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से एक फार्मा वैल्यू चेन होती है और हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन में हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे एक शेयर में अप ट्रेंड देखा जा सकता है और एक बिजनेस में एक आउट परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। इसी में हमने बात करी थी ANDA फाइलिंग की, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन की, जिसके बेसिस पे एक किसी भी ऐसी जेनरिक फार्मा की कंपनी जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती है उनको एडवांटेज मिलता है, उनको फायदा मिलता है। इसी को हम आज काफी अच्छे से समझेंगे और जो हमने सीखा था उसी का एक काफी अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नैटको फार्मा लिमिटेड के लिए। नैटको फार्मा जो कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसमें इनका जो मेजर फोकस रहता है वो R&D के साथ साथ एक फाइनल फॉर्मुलेशन बना करके, उनको डेवलप करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको मार्केट करना। इसमें ये टारगेट करते हैं कि नीश थेरेपेटिक एरिया में ये प्रोडक्ट को बनाएं। ये इनका मेजर फोकस रहता है। और ये चीज आप यहां देख सकते हो, FDF जो मैंने बात करी थी, फिनिश्ड डोज फॉर्मुलेशंस, ठीक है। और APIs भी ये बनाते हैं और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। लेकिन इनका जो मेजर जो इनको एडवांटेज मिलता है वो इनके कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के सेगमेंट से मिलता है। हमने बात करी थी कि हमें फार्मा के कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को समझना चाहिए और उसमें जो जेनरिक बनाने वाली कंपनी है, क्या उनके पास ब्रांडेड जेनरिक्स हैं या उनके पास कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं, ये एडवांटेज देता है। तो सेम चीज आपको यहां दिखेगी कि इनके जो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस हैं उसमें कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स काफी हद तक के इंक्लूडेड हैं। और इनका जो फोकस होता है वो होता है कि पैरा 4 फाइलिंग करके या फर्स्ट टू फाइल करके वो विनर की तरह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और इनका फोकस रहता है कि एशियन मार्केट्स भी, प्लस साथ ही साथ US में भी इनका थोड़ा बहुत फोकस रहता है। तो ये इनका जो एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, वो आज हम यहाँ पे समझेंगे और उसमें हम अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करेंगे। सो देखा जाए तो इनके इंडिया में भी कुछ स्पेशलिटी बिजनेस हैं और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है, कार्डियो में भी और डायबिटोलॉजी में भी इनके कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा अपना वेंचर को थोड़ा एक्सपैंड किया है क्रॉप हेल्थ में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड भी ये कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और उनके रिलेटेड इनका थोड़ा सा एक कैपेक्स प्लान भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टॉक की बात की जाए तो जो अभी नैटको फार्मा है वो एक मिड कैप का कंपनी, आप इसको समझ सकते हैं। 25,000 करोड़ का इसका कुछ अप्रॉक्स इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 1459 चल रहा है और ये अभी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। तो इसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इतने ऑल टाइम हाई के प्राइस को ये कैसे जस्टिफाई करता है। स्टॉक का पी अभी फिलहाल 16 चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफी कम दिखता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे एक पी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। स्टॉक का जो ROC है 30%, ROE है 25%, काफी स्ट्रॉन्ग है। रिजर्व इसका 5800 करोड़ है, डेट इसका 300 करोड़ है, ऑलमोस्ट ना के बराबर समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी शॉर्ट टर्म ही बोरोइंग होगी जो कि बहुत इजीली क्लियर की जा सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये काफी हाई दिखता है, 48% किसी भी फार्मा कंपनी के नजरिए में। तो हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कैसे जस्टिफाई होता है और फ्यूचर के आउटलुक कैसे दिखते हैं मार्जिन को लेकर के। और EPS जो है वो 91.4 दिख रहा है। तो स्टॉक को अगर हम चार्ट को रीड करें तो चार्ट, जब इसका मैक्स चार्ट आप देखते हो तो ये काफी पुराना लिस्टिंग है, ये शेयर का 2004 से लिस्टेड है और अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को रिसेंटली ब्रेक किया है 1200 के रेंज में। 1200 के रेंज से ये ब्रेक करके ऑलमोस्ट अभी 1450 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मतलब इसने अपने प्रीवियस ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2017 से लेकर के उसका एक और 2021 में जो रैली आई थी वहां पे एक इसका पीक बना था और उस पीक को अब जाकर के इसने ब्रेक किया है। तो टेक्निकली ये काफी स्ट्रांग दिखता है। एंड अगर हम साथ ही साथ इसके EPS को रीड करें तो आप नोटिस करोगे कि इनके जो EPS हुआ करते थे, ठीक है, 2018 के टाइम पे 38, 42 के अराउंड EPS हुआ करता था, वो एक टाइम पे डिक्लाइन हुआ और 2021 के बाद जो इनका EPS में ग्रोथ देखी गई है तो वो EPS 9 का EPS ग्रो करते करते अभी ऑलमोस्ट 77-90 का हो चुका है। तो यहाँ पे EPS में काफी स्ट्रांग ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। तो ये भी समझेंगे कि डेफिनेटली यहाँ पे इनका कोई तो ऐसा सुपर्ब सेल हो रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन्होंने मार्केट में काफी अच्छी पकड़ बनाई है, तो वो यहाँ पे इनके EPS ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। तो अब ये जो EPS ग्रोथ आ रही है ये फ्यूचर में कैसे दिखती है ये भी हमें समझना पड़ेगा। पीयर कंपैरिजन कर ले तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले मैं फार्मा के सेगमेंट में आप देखोगे कि ये बल्क ड्रग
प्लस फॉर्मुलेशंस बनाती है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें हमेशा उसी तरह के कंपनियों के साथ इनको कंपेयर करना चाहिए कि जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाते हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, सबसे बड़ी सन फार्मा है, इन सबके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 25-28 के रेंज में है, जबकि नैटको फार्मा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48% है, यानी कि काफी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ही समझ लेते हैं। अगर हम इनका पीएनएल स्टेटमेंट देखें और इनके एनुअल मार्जिन को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी भी इतने हाई नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जो इनका एवरेज आप देख सकते हो तो हो सकता है 30-25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप इसका एक डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन समझ सकते हो, यानी कि ये अभी इस समय अपने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स एंड मार्जिन को और हिस्टोरिकली स्टडी करें तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है 59%, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके हिस्टोरिकली जितने भी मार्जिन रहे हैं उससे काफी हाई एंड पे है। ये दर्शाता है कि अभी जो स्टॉक है अपने मार्जिन के पर्सपेक्टिव में अपने हेडविंड्स में ट्रेड कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कब तक सस्टेनेबल है। डेफिनेटली किसी भी कंपनी को अपना हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना हमेशा मुश्किल होता है, और स्पेशली अगर वो कंपनी आगे जाकर के कुछ कैपेक्स कर रही है या कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट मिक्स कर रही है जिसकी वजह से उनके मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आगे जाकर के नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन कब आएंगे, कितने टाइम तक आएंगे, वो हमें समझना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको वो समझ में आएगा कि कब तक हम इस स्टॉक में मार्जिन के पर्सपेक्टिव में पोटेंशियल देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करूं नैटको फार्मा की, तो 16 पे चल रहा है। वही अगर आप दूसरे कंपनीज को कंपेयर करोगे तो 39, 41, 20, 28 इस तरह के पी रेंज में इनके फार्मा के शेयर्स चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप यहां देख सकते हो कि पी में ये काफी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अगर फ्यूचर में इसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी दिखेगी, जो कि हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो ये काफी अच्छा पोटेंशियल स्टॉक दिखता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग व्यूज बन रहे हैं, एक साथ नहीं जा रहे ये दो व्यूज। पहला व्यू कि पी तो इसका काफी कम है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके काफी हाई है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। सो ये दो चीजें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हमें एक पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एडवांटेज और किस तरह से स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए तो शेयर स्ट्रांग है, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 49% है, काफी स्ट्रांग दिखता है। सो रिलेटिवली देखा जाए तो थोड़े से मिक्स मैच अभी तक के मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है। बट आगे अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल में, तो इनके जो सेल्स हैं वो एक काफी स्ट्रांगली ग्रो किए हैं आफ्टर 2021। जो 2000 करोड़ की जो कंपनी सेल्स करती थी वो 4000 की सेल्स करने लगी, यानी कि 3 साल में इन्होंने अपने टॉप लाइन को डबल कर लिया। ठीक है, वही अगर इसके पिछले और पीछे 3 साल में जाकर के देखें तो 2017 में भी ये कंपनी 2000 का सेल्स करती थी, तो 2017 में 2000 करोड़ का सेल्स करती थी, और 21 में भी 2000 करोड़ का सेल्स करती थी, यानी कि 17 से लेकर के 21 तक के सेल्स में कोई शार्प स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आई, और उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। सो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का क्या रीजन है, कि यहां पे ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने अपने सेल्स को डबल कर लिया। ठीक है, अब आगे बात करें तो सेम यहाँ पे मार्जिन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, और यहाँ पे अगर हम ईपीएस की बात करें तो आपको यहाँ पे सेम चीज दिखेगी। 21 में जो ईपीएस 17 का जो ईपीएस था 21 में भी करीब करीब सेम रेंज में था, लेकिन उसके बाद से जो ईपीएस में ग्रोथ आई है वो बहुत ट्रेमेंडस आई है। 24 का ईपीएस 91 का हो गया है अभी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी जा रही है। सेम चीज आप देख सकते हैं, जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 3 साल में 49% से, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 101% से प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। और क्या इतनी ही ग्रोथ स्टॉक के प्राइस में आई है? बिल्कुल भी नहीं। 3 साल में स्टॉक का प्राइस 14% ही मूव किया है, और 1 ईयर में 75% ही मूव किया है। सो ये जो यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ आई है वो अभी स्टॉक के प्राइस में आना बाकी है। बैलेंस शीट हमने बात कर ली कि इनके जो रिजर्व हैं वो बोरोइंग से काफी अच्छे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब लास्ट हम इस सेगमेंट में देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली प्रमोटर ने अपने 48 to 49% के शेयर्स को मेंटेन किया है। वहीं अगर आप एफआईआई को देखोगे तो एफआईआई ने काफी स्ट्रांग अपने शेयर्स को यहाँ पे बढ़ाया है। जून 23 में जो इसका 11% का एफआईआई का जो शेयर होते थे वो अब 17% के करीब हो चुके हैं। वहीं डीआईआई ने अपने शेयर्स को कम किया है, तो ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइज लगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट डीआईआईज ने यहाँ पे क्यों अपने पोजीशन कट किए हैं वो थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। बट पब्लिक जो है वो स्टेबल है, तो ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। 25% ऑफ पब्लिक इज गुड इनफ। सो अब हम डिस्कस करते हैं अर्निंग प्रेजेंटेशन की। अभी रिसेंटली जो Q1 2025 का आया है रिजल्ट, उसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, बिकॉज ये चीज हमारे आगे जाकर के जो हम प्राइस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे उसमें हेल्प करेगा। तो नैटको फार्मा की अगर हम अर्निंग्स की डिस्कशन करें, सो यहाँ पे इन्होंने जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से जो अपना रेवेन्यू की स्प्लिट दी है उसको हम समझते हैं कि जो इनकी टॉप लाइन जो FY24 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, 78% ऑफ रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से आता है।
तो आप यहाँ पे समझो कि इनका जो फॉर्मुलेशन का सेगमेंट है, हमने फार्मा के में शेयर में काफी अच्छे से बात करी थी, ये कंपनी फॉर्मुलेशन बनाती है और वो फॉर्मुलेशन बनाने के सेगमेंट से इनका 78% आता है, वो भी ऐसा 78% जो कि एक्सपोर्ट हो। अब हम इसको लिंक करेंगे रेवेन्यू मिक्स से, जो हमने डिस्कस किया था फार्मा के सेक्टर को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो प्रोडक्ट मिक्स इनका है कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जो कि फाइनल फॉर्मुलेशन बनाता है, यहां से इनका 78% रेवेन्यू आता है। उसके बाद एक्सपोर्ट यानी कि डोमेस्टिक से बाहर, यूएस, यूरोप या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यहां से इनका 78% आता है। तो हमने बात करी थी कि अगर एक्सपोर्ट अच्छा होगा तो वो कंपनी के अच्छे मार्जिन होंगे। प्रोडक्ट मिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स होंगे या ब्रांडेड जेनरिक्स होंगे तो अच्छे मार्जिन होंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 78% स्ट्रॉन्ग सेगमेंट से इनके रेवेन्यू आ रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छी बात है। अब डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से इनका आता है 9%। अब अगर डोमेस्टिक में भी बात करें तो ये फाइनल फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बना रहे हैं, वहां से भी इनका 9% रेवेन्यू आ रहा है। तो ये टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 87% हो जाता है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप है। और क्रॉप हेल्थ साइंस, जैसा कि हमने बोला कि इनका एग्रीकल्चर के सेगमेंट में भी कुछ नया एक कह सकते हैं कि नए तरीके पे वो वेंचर कर रहे हैं, तो वहां पे 3% आ रहा है। ये चीज आगे जाकर के थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। और फिर इनका 6% ही है जो ये एपीआईज बनाते हैं, ठीक है। तो इसको एपीआई की कंपनियों के साथ कंपेयर करना फिर जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि एपीआई की कंपनी के हिसाब से इनका सिर्फ 6% का रेवेन्यू आता है और अदर कुछ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम इनका 4% है। तो देखा जाए तो क्लियरली समझ में आता है कि ये काफी स्ट्रांगली फॉर्मुलेशन से ग्रो कर रहे हैं और फॉर्मुलेशन में भी डोमेस्टिक के कंपेयर में एक्सपोर्ट के थ्रू इनका काफी स्ट्रांग रेवेन्यू आ रहा है। अब जो कि इनका जो ये 78% का जो रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से, उसको डिकोड करते हैं कि ये किस लेवल का है। तो ये देखिए यहाँ पे एक इनका मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि अभी इस ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आई है, बट अगर हम FY23 का भी अगर देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इनका एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। यानी कि FY21 में ये कितना है, ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ है इंडियन रुपीस। 1000 इंडियन करोड़ रुपीस का ये एक्सपोर्ट करते थे फॉर्मुलेशन, जो कि FY23 में इन्होंने 2000 करोड़ की ऑलरेडी सेल्स रिपोर्ट की है। सो कह सकते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू मिक्स है या जो प्रॉफिट जो प्रोडक्ट मिक्स है, वहां से इनको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी जा रही है। अब अगर हम बात करें इनके जो नीश प्रोडक्ट्स हैं, अब इनके प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो सबसे बड़ा ब्रांड जो इनको दिख के आता है वो है रेवलिमिड, जिसका मॉलिक्यूल है लिनालिडोमाइड, ठीक है। ये कैंसर यानी कि मल्टीपल माइलोमा में यूज होता है। हमने ये भी बात करी थी कि अगर किसी कंपनी का जो थेरेपी मिक्स है वो कहां पे लैंड करता है, तो अगर वो कार्डियो में हो या ऑन्कोलॉजी में हो, ये काफी एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स माना जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनके जो पहला प्रोडक्ट है वो कैंसर में है। दूसरा प्रोडक्ट है कोपैक्सोन, जो कि ग्लैटीरामर एसीटेट है। ये सीएनएस में यूज होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये नर्व से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड आप कह सकते हैं बीमारी होती है। यानी कि ये सेगमेंट जो अब थेरेपी मिक्स है ये आता है न्यूरो में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके जो दूसरा है वो है टेमीफ्लू, ओसेल्टामिविर, ये एंटीवायरल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के सेगमेंट में काम आता है। फिर है एक एफिनिटोर एवरोलिमस, जो कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सेगमेंट में यूज किया जाता है। तो अगेन एक और प्रोडक्ट हो गया कैंसर सेगमेंट को लेकर के। फॉस्फेरेनॉल लैंथानम कार्बोनेट, ये रीनल डिजीज यानी कि किडनी से रिलेटेड है। डॉक्सिल लिपोसोमल डॉक्सीरुबिसिन, ये भी कैंसर से रिलेटेड है। टाइकर्ब, ये भी है। लैपेटिनिब डाइटोसिलेट, ये कैंसर से रिलेटेड है, ब्रेस्ट कैंसर। और फिर लास्ट में है जोर्ट्रेस, जो कि एवरोलिमस का लोअर स्ट्रेंथ है, ये यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, इम्यूनोसप्रेसेंट में। तो देखा जाए तो इनका जो थेरेपी सेगमेंट में आपको कैंसर के प्रोडक्ट्स दिखेंगे मेजरली, और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो इनके जो प्रोडक्ट हैं पोर्टफोलियो के वो भी काफी स्ट्रांग है। इनके ब्रांड्स के जो थेरेपी सेगमेंट्स हैं वो भी काफी अच्छे से उन सेगमेंट्स में हैं जहां पे हमने समझा था कि होना चाहिए, ठीक है। और यही वजह है कि इनके जो सेल्स हैं वो उसी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं। हम आगे जाकर के रेवलिमिड को काफी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। अब जो इनका फ्यूचर पाइपलाइन है, अब इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो हिस्टोरिकली किया है 21 से लेकर के 2024 तक के, वो तो काफी अच्छा है, एप्रिशिएटिंग है। बट अब यहां से आगे ग्रोथ कैसी दिखती है, तो उनके फार्मा कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए और वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना जरूरी होगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे ये अभी करंटली काम कर रहे हैं और हो सकता है 1-2-3 साल में वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। तो यहां पे हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे, पैरा 4, ये रोमन लेटर में लिखा हुआ है 4। पैरा 4 की एक फाइलिंग की प्रोसेस होती है। तो फार्मा सेक्टर के वीडियो में जब हमने बात करी थी तो मैंने ये बोला था कि जब हम किसी पर्टिकुलर शेयर को डिस्कस करेंगे तब हम उसके रेगुलेशंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पैरा 4 को अभी इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो मैंने बात करा कि एंडा एप्लीकेशन करना पड़ता है किसी भी जेनरिक कंपनी को अपने लिए अप्रूवल लेने के लिए। इस एप्लीकेशन में अलग अलग तरह की पैरा फाइलिंग होती है, पैराग्राफ फाइलिंग, ठीक है। तो पैरा 4 की जो फाइलिंग होती है, इससे एक तरह का स्पेशल कवरिंग मिल जाती है एक जेनरिक कंपनी को, ठीक है, जिससे वो पेटेंट को या तो इनवैलिड बोलते हैं कि जो ओरिजिनेटर कंपनी ने उस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट फाइल किया है और उनको पेटेंट मिल गया है, उस पेटेंट को ये चैलेंज करते हैं पैरा 4 एप्लीकेशन के थ्रू। ये बोलते हैं कि तुम्हारा पेटेंट वैलिड नहीं है, या फिर
आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट बट आई एम नॉट इन्फ्रिंजिंग योर प्रोडक्ट। यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए आपको पेटेंट मिला है, मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा बिना उसको इन्फ्रिंज किए, यानी कि बिना उस पेटेंट को तोड़े, ठीक है। या फिर नॉट एनफोर्सेबल एज रिटन, यानी कि पेटेंट में जो भी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं उसमें ये चीज नहीं एनफोर्स की गई है जिस तरीके से मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो कहने का सिंपल मतलब है कि पैरा 4 फाइलिंग अगर कोई भी जेनरिक कंपनी करती है और उसको उसका अप्रूवल मिल जाता है, तो वो एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगी जो कि पेटेंटेड होगा और जो कि इन्होंने वो पैरा 4 फाइलिंग करके उस केस को जीता, ठीक है। तो वहां पे और कोई कंपनी दोबारा और कोई तीसरी कंपनी एंटर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज मिलता है अगर कोई भी फाइनल फॉर्मुलेशन वाली कंपनी पैरा 4 को टारगेट करती है, तो वो एक काफी स्ट्रांग स्ट्रेटजी मानी जाएगी। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे वो यहां पे काम कर रहे हैं। तो FTF यानी कि फर्स्ट टू फाइल। अब पैरा 4 भी फाइल करने के लिए हमने अभी जस्ट देखा, ये वो सारी कंपनीज है जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती हैं, ये सब उस कंपटीशन में लगी हुई है कि भैया मैं सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इनका कहना है फर्स्ट टू फाइल करने की लाइन में ये इन सारे प्रोडक्ट्स में खड़े हैं, यानी कि हाई चांसेस हैं फ्यूचर में कि ये पैरा 4 फर्स्ट टू फाइल करें ये सारे ब्रांड्स को लेकर के। अब ये कौन से ब्रांड्स हैं हम समझ लेते हैं। ये है टेराक्लीर, बोसेंटन, एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि हार्ट से रिलेटेड, किप्रोलिस, कारफ्लीजोमिब ये कैंसर से रिलेटेड है मल्टीपल माइलोमा में, इब्रूविका यानी कि इब्रूटिनिब ये कैंसर से रिलेटेड है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में यूज होता है, जाइडेलिक आइडालालिसिब जो कि अगेन कैंसर का है, लिम्पार्जा यानी कि ओलापैरिब जो कि अगेन ब्रेस्ट कैंसर का है, ओल्जेम्पिक जो कि सीमाग्लूटाइड पेन है, पेन बोले तो ऑटो इंजेक्टर इंजेक्शंस होते हैं, अगेन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन में आ जाता है डायबिटीज के लिए, फिर बालवर्सा एडाफिटिनिब है ब्लैडर कैंसर में यूज होता है, और फिर वीगोवी जो कि सीमाग्लूटाइड है वेट लॉस में। तो अगेन आप यहां पे फोकस करोगे कि जो इनके फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स है जहां पे इन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि यार हमको इसकी पैरा 4 फाइलिंग फर्स्ट टू फाइल करनी है, वो मेजरली अगेन कैंसर में है, एंटी हाइपरटेंसिव में है और वेट लॉस और डायबिटीज रिलेटेड है। तो थेरेपी वाइज अगेन ये काफी स्ट्रॉन्ग फोकस्ड एरिया में काम कर रहे हैं। अब 28 इनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये टारगेट कर रहे हैं कि फर्स्ट टू फाइल हम कर सकें, और उनमें से इनको 13 ऑलरेडी या तो पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका है या आगे आने वाले समय में अप्रूव मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जितने भी इनके फर्स्ट टू फाइल के जो टारगेट्स हैं उनमें से पैरा 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इनको हाई चांसेस हैं कि प्रोडक्ट में इनको पैरा 4 के अप्रूवल मिल जाए। उनमें से है एलिक्विस, एपिक्साबैन, ये फाइजर का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, एंटी कोगुलेंट है, यहाँ पे जब ब्लड लॉस होता है तो ये प्रोडक्ट वहां पे यूज होता है। ओजेम्पिक हमने जस्ट बात करी डायबिटीज में है, पोमालिस्ट पोमालिडोमाइड ये अगेन कैंसर में है, लॉन्सर्फ यानी कि टिप्रासिल ये भी कैंसर सेगमेंट में यूज होता है। फिर है यहाँ पे योंडेलिस जो कि ट्राबैक्टिडीन है ओवरियन कैंसर में यूज होता है, कैलक्वेंस एकालाब्रूटिनिब कैंसर में यूज होता है, नर्टेक रेमजीपैंट जो कि माइग्रेन में यूज होता है। सो ये वो सारे अगेन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हाई चांसेस है कि ये पैरा 4 फाइलिंग इनको मिल जाएगी। और अगर आप जाकर के इन ब्रांड्स को स्टडी करोगे तो ये काफी मल्टी बिलियन मार्केट वाले ब्रांड्स हैं। ये ऑलरेडी इनके जो ओरिजिनेटर हैं ये काफी पैसा इस ब्रांड से कमा रहे हैं, और अगर इनको पैरा 4 फाइलिंग मिल जाती है तो इनको वो राइट्स मिल जाएंगे कि ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। फ्यूचर वाली बातें हैं, बट डेफिनेटली ये काफी एडवांटेजियस हो सकता है अगर इनमें से एक या दो प्रोडक्ट को भी इनको पैरा 4 फाइलिंग मिल जाए तो। सो देखिए जो इनके फ्यूचर के जो ब्रांड्स हैं जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए वो तो तब कंफर्म होंगे जब इनको वो उस तरह के अप्रूवल्स मिलेंगे, लेकिन चलिए ये मान लेते हैं कि इनको जब अप्रूवल मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट्स हैं ठीक है उनका क्या फ्यूचर है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो इनमें से जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है रेवलिमिड, इसके केस को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सो जैसा कि हमने बात करी कि रेवलिमिड जो है कैंसर मेडिकेशन है, ये जो ओरिजिनली जिस कंपनी को इसको पेटेंट मिला था वो थी सेलजीन, ठीक है, जो कि अब अभी BMS यानी कि वेस्टर्न मेयर स्क्विब के अंडर है। तो तब इनको बहुत पहले इस पे पेटेंट मिला था, बट उसके बाद जब ये पेटेंट का पैरा 4 फाइलिंग करी थी तो नैटको ने उस सूट को यानी कि उस पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस को जीत लिया था, और जिसकी वजह से जो जेनरिक वर्जन है रेवलिमिड का उसके लिए परमिशन मिल गई थी दैट इट कैन बी सोल्ड इन लिमिटेड वॉल्यूम्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 22 अंटिल जनवरी 26। सो ये जो आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिख रही है ये वो टाइमलाइन है जहां पे नैटको ने अपने रेवलिमिड को बनाया और बेचा। तो नैटको ने इन कोलैबोरेशन विद टेवा अगेन एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसके साथ पार्टनर करके दे वर फर्स्ट टू लॉन्च जो कि रेवलिमिड का जेनरिक वर्जन था। तो उन्होंने फर्स्ट लॉन्च किया, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज ने, सिप्ला ने, जाइडस ने, बाकी लोगों ने लॉन्च किया। तो जब नैटको ने फर्स्ट लॉन्च किया तो आप देख सकते हैं कि रेवलिमिड के जो जेनरिक है उनकी सेल्स आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि डॉलर्स में $300 तक के नैटको ने इस प्रोडक्ट से रेवेन्यू कमाया, जो कि इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 2400 करोड़ होता है इन टोटल। सो काफी स्ट्रॉन्ग यहां से रेवेन्यू जो है नैटको ने अर्न किया। सो ये जो पैरा 4 फाइलिंग ये जो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का जो केस हुआ था वो नैटको ने जीत लिया था। सो सेलजीन जो कंपनी थी, सेलजीन हैज एग्रीड टू प्रोवाइड नैटको विद ए परमिट टू
Celgene's patent required to manufacture and sell an unlimited quantity of lenalidomide in US beginning 31st January 2026. So इसका मतलब ये हुआ कि अनलिमिटेड क्वांटिटी बनाने के लिए इनको जो परमिशन है वो अब बिगिन होता है जनवरी 26 में, और मार्च 2022 से शुरू हुआ था इनका लिमिटेड लाइसेंस, यानी कि वॉल्यूम ये लिमिटेडली बेच सकते थे मार्च 2022 से, और उसके बाद जनवरी 26 से अनलिमिटेड बेच सकते हैं, लेकिन तब तक के और ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर वहां पे नेटको के लिए एडवांटेज नहीं रहेगा। तो इससे हमको तो ये चीज समझ में आ गई कि जो रेवलीमिड है, ठीक है, ये जनवरी 2026 तक के इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप को ग्रो करने में और सेल्स करने में, क्योंकि ये इस पूरे कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा सेल्स यहीं से आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट 2026 तक के काफी स्ट्रांगली ग्रो करेगा और उसके बाद डेफिनेटली एक शार्प डिक्लाइन आएगी। तो 2026 तक, जनवरी 2026 तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको रेवेन्यू जनरेट करने में। और अब यही पॉइंटर को हम कंफर्म करते हैं कॉन कॉल्स में। अभी रिसेंटली जो इसका रिसेंट रिजल्ट आया है उसका कॉन कॉल अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो ये प्रीवियस क्वार्टर का कॉन कॉल है, बट अगेन इन्फॉर्मेशन हमको यहां से मिल जाएगी। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन वी एज्यूम गिवन रेवेलिमिड रैंप अप अंडरवे, कैन वी एक्सपेक्ट इफ 400 करोड़ पैट पर क्वार्टर इज सस्टेनेबल फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर, ये क्वेश्चन था। लेकिन जो यहाँ पे इनके मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि हम क्वार्टरली अपडेट तो नहीं देंगे, बट वी शुड डू ग्रेटर दैन 20% ग्रोथ फॉर द ईयर। सो यहाँ पे क्लियरली है कि एक 20% ईपीएस ग्रोथ तो आप मिनिमम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो रेवलिमिट को कंसीडर करके। फिर नेक्स्ट ये बात आती है कि रेवलिमिट कब तक पैसा बनाएगा, राइट? तो कभी ना कभी तो रेवलिमिट ऑफ पेटेंट होगा, फिर इनको उस तरह की रेवेन्यू आना बंद हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हेन रेवलिमिट गोज ऑफ पेटेंट एंड वी कुड सी ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द अर्निंग, सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर स्पेशली आफ्टर FY27? सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है अगेन बोलते हैं कि देखिए ये बहुत जरूरी होता है फार्मा कंपनी के लिए कि हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स को लाते रहना। यहाँ पे आप देखोगे कि इनका कहना है कि आई थिंक वी ऑल हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वी ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ बिग प्रोडक्ट्स। ग्लैटिरामेर जो कि इनका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रोडक्ट है, दैट इज यूज्ड टू डू एक्सट्रीमली वेल, बट वो डिक्लाइन कर गया। सिमिलरली टेमीफ्लू जो कि अगेन इनका एक और प्रोडक्ट था, वो भी एक टाइम पे काफी अच्छा करता था, बट ओवर द टाइम ये डिक्लाइन कर गया। सेम रेमलिमिड भी करेगा कि अभी तो ये अच्छा कर रहा है, आगे जाकर के डिक्लाइन होगा, बट इनका जो फोकस रहेगा आगे जाकर के कि इनको मेजरली फोकस करना है कि FTF यानी कि फर्स्ट टू फाइल वाले प्रोडक्ट। सो आई हैव सेड दैट वी हैव FTF ऑन दैट प्रोडक्ट। सो सीमाग्लूटाइड जो कि इनका एक प्रोडक्ट है, उनमें इनके फर्स्ट टू फाइल का एक एडवांटेज है, हो सकता है उनको वहां पे वो पैरा 4 फाइलिंग का अप्रूवल मिल जाए। सिमिलरली इनका वीगोवी जो प्रोडक्ट है उस पे भी इनको फर्स्ट टू फाइल का एडवांटेज है, और आगे जाकर के जो बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, देन वी हैव अदर्स फर्स्ट टू फाइल लाइक योंडेलिस, ट्राबैक्टिडिन, ओलापैरिव, इनके भी इनको फर्स्ट टू फाइल के एडवांटेज फ्यूचर में ये होपफुल है कि मिल जाएगा। और अगर ये इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, एक या दो प्रोडक्ट भी अगर अच्छे कर गए, तो इनके फ्यूचर के जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली स्ट्रांग दिखेंगे। लेकिन अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं अभी या हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह के प्रोडक्ट जो इनके पाइपलाइन में है, इनके अप्रूवल्स क्या आते हैं, क्या इनको पॉजिटिवली मिलता है, नेगेटिवली मिलता है। अगर पॉजिटिवली मिलता है तो कंपनी के लिए काफी स्ट्रांग चीज होगी। अब बात आ जाती है कि जो अभी इनके मार्जिन है, ठीक है, तो अभी जो ये 43% का मार्जिन कर रहे हैं, इस पे हमें क्या हिंट मिल सकता है कौन कॉल से, क्योंकि ये जरूरी होगा कि ये मार्जिन किस डायरेक्शन में जाएंगे। डेफिनेटली मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा नेटको के लिए, बट ये किस डायरेक्शन में जाएंगे ये समझना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द 2 years दैट रेवलिमिड हैव कम थ्रू, हाउ द प्राइसिंग ट्रावर्स से फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव लॉन्च्ड, which was Q4 of FY24, and then in short term in the next 20 to 21 months। अब आगे वाले टाइम में इसके प्राइसेस किस तरह से आप देख पा रहे हो, डू वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस? तो यहां पे ये बोलते हैं कि आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स स्ट्रेटेजिक। तो यहां पे डेफिनेटली इनके तरफ से भी ये चीज ऑफिशियली बोलना सही नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेइंग इट। बट जितना मैं फार्मा कंपनियों को समझता हूं उसके हिसाब से मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिक्लाइन आती है वैसे वैसे फार्मा कंपनियों के प्राइसेस को कम करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन आने लगता है। अभी तो 4 कंपनियां रेवलिमिड बना रही हैं, फिर 50 कंपनियां रेवलिमिड बनाने लगेंगी, तो आपको प्राइस को काफी हद तक के कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मार्जिन कम होते हैं। तो उस समय तक आते आते जो ये मार्जिन है वो डेफिनेटली अभी जो 43 देख पा रहे हो वो 33 होगा, 30 होगा, 25 तक के भी जा सकता है। अगर इसी ड्यूरेशन में यानी कि FY26 आते आते तक के कोई और प्रोडक्ट का इनको पैरा 4 का अप्रूवल मिल जाता है, ऑन पेपर तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन जब तक इनको जब ये नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और ये मार्केट में उतरेंगे, तब तक मार्जिन जो है वो 25-30 के रेंज में रहने वाले हैं। आप ये अंदाजा यहाँ पे लेके चल सकते हो। अब जब हम बात ही कर रहे हैं कि अब नए प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द की लॉन्चेस यू आर सेइंग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट अगेन बोलते हैं कि वी हैव मेंशन्ड सीमाग्लूटाइड, वी हैव मेंशन्ड ओलापैरिव, एंड वी हैव मेंशन्ड कार्फिलजोमिब एंड
ट्राबैक्टिडिन। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इनको जैसे ही अप्रूवल मिलेगा ये वैसे लॉन्च कर पाएंगे। अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है, इन्होंने पैराफोल फाइल कर रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में अप्रूवल मिला होगा, लेकिन एक डेट होती है कि इसके अप्रूवल आप अभी ले लो, लेकिन इस डेट के बाद ही आप लॉन्च करोगे। तो वो चीज भी हमको फ्यूचर के कॉन कॉल में समझ में आएगी कि ये जिनकी ये बात कर रहे हैं कि इनके ये फ्यूचर लॉन्च एक्सपेक्टेड है, इनकी डेट क्या होगी, डेट अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे। जैसे ही सीमाग्लूटाइड मान लीजिए, जस्ट चलिए हम एज्यूम करते हैं कि सीमाग्लूटाइड अगले साल अप्रूव होता है, ओलापैरिब उसके अगले साल अप्रूव होता है, तो ये अप्रूवल आगे जाकर के इनके लिए एक टॉप लाइन को अच्छे से जनरेट करेंगे। और यही चीज यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि आई थिंक क्लोजर टू लॉन्च, आई थिंक वी कैन डिस्कस इट। जैसे ही लॉन्च का टाइम आएगा, क्लोज होगा, तब हमको ऑफिशियली पता चलेगा कि ये लॉन्च हो रहा है। बट डेफिनेटली ये लॉन्च होने में इनकी काफी पोटेंशियल है, हो गए लॉन्च, लेकिन कब होंगे, कौन से साल में होंगे, ये थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे इनका रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, इनके कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो इनको ऊपर लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इसके कैपेक्स प्लान की बात कर ले तो देखिए इनके पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का कैश है। उस 2000 करोड़ में से 350 करोड़ का ये कैपेक्स करने वाले हैं। ये छोटा कैपेक्स है, ये कोई ज्यादा बड़ा कैपेक्स नहीं है, और उसमें भी ये कोई नया प्लांट नहीं बना रहे हैं। जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है उनमें ही ये ऑपरेशनली कुछ और थोड़ा सा डेवलपमेंट करके उसको और अच्छा स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं, इनका काफी हाई चांसेस हैं ये किसी तरह का बायबैक या फिर एक्विजिशन करें, यानी कि कोई छोटी मोटी कोई कंपनी खरीदें या हो सकता है कुछ एक्विजिशन करे। और ये चीजें यहाँ पे बोलते हैं कि ये 3 चीजों में फोकस कर रहे हैं, या तो ये जियोग्राफिकल को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, या फिर ये नीश फाइलिंग करेंगे, यानी कि जो हमने अभी कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करी, या एक एक्विजिशन करेंगे। तो एक्विजिशन भी उस सेगमेंट में करेंगे जहां पे इन्होंने ऑलरेडी एक हिंट दिया है, ओलिगोपेप्टाइड्स। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग की पैटर्न होता है जो कि हर कोई नहीं बना सकता। तो हो सकता है ये इस तरीके की कोई छोटी बड़ी कंपनियों को एक्वायर करने की कोशिश करे जो कि ओलिगोपेप्टाइड में स्ट्रांगली एक अपना टेक्नोलॉजी रखती है। तो इन चीजों पे ये फोकस करेंगे, और ये जो पैसा है इनके पास जो अभी कैश इन हैंड, वो हो सकता है इन सेगमेंट्स में यूज किया जाए, जो कि काफी नॉर्मल है और एक अच्छा स्ट्रैटेजी मेरे को लगता है। सो अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस को लेकर के, मुझे पता है कि आधी जनता तो बस ये देखने आती है कि अभी 1400 का प्राइस चल रहा है, ये 1 साल में 2 साल में कितना होगा, बट ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है ना। मैं बताने के लिए तो कितना भी बता दूं, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, बट उस तरीके से नहीं स्टॉक्स को स्टडी की जाती है, स्पेशली अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि किस तरह से इस प्राइस को हम एक तरह से फोरकास्ट करने की कोशिश करें, बट इन सब के पीछे ये फंडामेंटल ग्राउंड होना चाहिए। अगर ये पूरे प्राइस के मूवमेंट के पीछे एक कहानी नहीं है, इस तरह का फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप इस शेयर को इतना समझने के बाद अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो और ऊपर से ये फॉल कर भी जाता है 20-30%, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि स्टोरी कहां है, ग्रोथ कहां से आ रही है, ठीक है। इसलिए इतना पूरा समझना जरूरी होता है। सो टेक्निकली हम चार्ट पैटर्न को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो हमने क्लियरली अभी बात करी कि इसने अपने हिस्टोरिकल ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। सो 2017 में जो इसका रेजिस्टेंस बना था और जो 2021 में जो इसका रेजिस्टेंस बना था, वो इसने ब्रेक किया है अभी पिछले मंथ में, ठीक है, जुलाई के मंथ में ब्रेक किया है विद ए गुड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये फिलहाल अभी अगस्त के मंथ में अभी तक सस्टेनेबल है। तो जो यहाँ पे जो इसका प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था, यानी कि ऑलमोस्ट 56% का, ये हम सेम यहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतने ही पॉइंट्स का। यानी कि अभी टेक्निकली देखा जाए तो अभी इसका जो टारगेट प्राइस पॉइंट आता है एटलीस्ट इस स्विंग में, वो आता है समवेयर अराउंड 2000, ठीक है। लेकिन अभी जो ये ट्रेड कर रहा है, ये अपने हो सकता है जो इसके रेजिस्टेंस है उसको रीटेस्ट करे। तो एक आप यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन ले सकते हो कि 1450 से लेकर के 1200 तक के एक स्पेस है जो कि इसको ये 1 या 2 महीने में टेस्ट जरूर कर सकता है, और तब इसमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है वन साइडेड। तो हो सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत ये नीचे आए 1400 1300, तब यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। बट आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी भी आप यहाँ पे एंट्री करके एक अपसाइड यहाँ से आप देख सकते हो 30-40% का टेक्निकली। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं फंडामेंटली भी। तो चलिए अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ मिला करके देखते हैं। तो अभी अगस्त चल रहा है और इसका जो प्राइस है अभी 1459 है, करंट पी हमने देख लिया है 16 चल रहा है, ठीक है, और इसका करंट ईपीएस 91.3 रिपोर्ट हुआ है। अब ये जो 91.3 रिपोर्ट हुआ है ईपीएस, इसमें काफी हद तक के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका हमने इतना डिटेल में समझा, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम इसके फेयर वैल्यू की बात करें तो हमने देखा है कि जो इसकी इंडस्ट्री पी है वो समवेयर अराउंड 33 है। तो 33 के कंपेयर में देखा जाए तो अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे विद दिस 91 ईपीएस, तो इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है 3000 रुपीज। तो यहां पे सिर्फ पीई एक्सपेंशन, अगर इसका 16 का पीई अगर बढ़ करके 33 हो जाए, तो ये जो शेयर का प्राइस है 1400 से 3000 तक जा सकता है, सिर्फ पीई एक्सपेंशन के वजह से। अब मैं हमेशा बात करता हूं कि पीई एक्सपेंशन तभी होगा जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट अभी हम जो देख पा रहे हैं, मार्केट टॉप से ऑलमोस्ट 5% नीचे आया हुआ है निफ्टी जो कि है, तो यहां पे सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव टू न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर फर्दर डाउनफॉल होता है मार्केट में तो पी ऊपर जाने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर मार्केट में या फार्मा के सेक्टर में एक रैली आती है तो ये पी का जो सेंटीमेंट है ये काफी स्ट्रांगली मूव करेगा, और सिर्फ पी के दम पे आपको
100% का यहाँ अपसाइड देख सकते हो। अब अगर हम ईपीएस की बात करें तो हमने क्लियरली समझा है कि जनवरी 26 तक के रेवलीमिड पूरी तरह से अपने रेवेन्यूज को ग्रो करेगा। और फार्मा शेयर्स में ये देखा, फार्मा कंपनीज में हमने ये भी नोटिस करी है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ऑफ पेटेंट होने का टाइम आता है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बल्क में मार्केट में और उतार देती है, यानी कि और ज्यादा वहां पे डंप करती है अपने प्रोडक्ट्स को। यानी कि इसका मतलब ये है कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में या सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी Q2 26 में, Q3 26 में रेवलीमिड की वजह से। तो यहाँ पे जो ईपीएस ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी एटलीस्ट FY26 बहुत स्ट्रांगली और FY26। तो जो ग्रोथ है जो कि हमने मैनेजमेंट कमेंट्री में भी देखी है, 20% की ग्रोथ इजीली आएगी। तो 21% से जो शेयर है वो इजीली ग्रो कर सकता है और ईपीएस जो है वो 101 जा सकता है FY25 में। और साथ ही साथ अगर सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहे, 16 का पीई एक्सपैंड करके 33 का पीई अगर हो जाता है तो शेयर का प्राइस जो टारगेट्स आता है वो 3600 के अराउंड आता है, जो कि करंट प्राइस से 151 अपसाइड दिखता है। फिर FY26 तक के भी रेवलीमिड अच्छा करेगा, ठीक है, ये भी हमने समझा है। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर भी 21% से ग्रोथ आएगी, लेकिन FY27 तक के थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है। अब हम यहां पे ये एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं कि ईपीएस कंटिन्यू ग्रो करेगा, क्योंकि रेवलीमिड डेफिनेटली नीचे जा सकता है, लेकिन तब तक हो सकते हैं किसी न्यू प्रोडक्ट का अप्रूवल आ जाए और न्यू प्रोडक्ट का सेल्स होना शुरू हो जाए, तो एक ईपीएस मेंटेन होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। थोड़ा भी यहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो, 15% का ईपीएस आए ग्रोथ, लेकिन 21% का हम यहां पे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। तो ईपीएस की ग्रोथ आ जाएगी 162। अगर मार्केट उसको 33 का पीई देता है नैटको को, तो FY27 यानी कि अभी से ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स तक के प्राइस का टारगेट वो जो कि आता है 5300, करंट प्राइस से ये 268% का अपसाइड क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या ये लॉन्ग टर्म का भी शेयर हो सकता है, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, सो इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं वेरी क्विकली, एक छोटी सी ऑडियो क्लिप जो कि अभी रीसेंट कॉन कॉल जो हुआ है Q1 2025 का, उसमें से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको थोड़ा सा यहाँ पे सुन लेते हैं। So first question to ask is what is it that we have which is interestingly large? I mean, you'll have the smaller ones, 5, 10 million, 15 million, but that won't move the needle. So the first question I ask myself is what do we have which is worth more than 50 million or 100 million of net present value, so to speak. So to answer that question, I mean, obviously semaglutide is my number one pick. Then we have, subject to the litigation, of course, and the approval on time. And then second one is obviously olaparib, which is already disclosed in the investor presentation. And then another one that we have is erdafitinib. Again, the product is only 100 million, but we hope that it'll become a bigger product over a period of time. And then we have Imbruvica. I mean, obviously we lost the case, but we are trying to see what else we can do to revive it. So, I mean, if you look at the next 10 years, I would say comfortably that we have ideas for about 5 to 6 years. So the first question is, how do I fill the rest of the 3-4 years? I think this year, like for example, before, we have done about 3 filings in this year, and all are, FTFs. So is it going to be shared FTF or sole FTF? I don't know. I don't have an answer to that question. So in the next few months, you'll probably hear from us on hopefully we'll pull off another 1 or 2 sole FTFs. So if you, in the next 2 years, you will pull off another 3 or 4 FTFs or interesting ideas, then you have about 10 ideas for the next, let's say 8 years. And even if you get half those ideas right, I think you'll do well. तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि FY26 तक के एक अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। उसके बाद का बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इनके जो पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूवल मिलना चाहिए टाइमली, और आगे जाकर के वो प्रोडक्ट अच्छे से ग्रो करने चाहिए। ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेल्फ रिसर्च कीजिए, अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। ये पूरा एक तरह से आपको समझाने के लिए है कि एक शेयर को किस तरह से समझा जा सकता है और उसके पोटेंशियल को किस तरह से जज किया जा सकता है। हमने जितने भी की प्रोडक्ट्स की बात करी जो कि इनके पाइपलाइन में है, इन प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिलता है। अगर इन सारे प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिल गया तो फिर तो आप यहाँ पे 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में नैटको के जो ईपीएस ग्रोथ है उसको तो आप 30-40% मान के चलिए। लेकिन अगर 1-2 प्रोडक्ट का भी अप्रूवल मिलता है तो जो इनकी ग्रोथ है ईपीएस की ग्रोथ वो मेंटेन रहेगी, 20-25% की ईपीएस ग्रोथ इजीली मिल सकेगी। लेकिन हमको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से इसको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा, इनके कॉल को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तो जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें एक काफी स्ट्रांग हमको आउटपुट मिलेगा। लास्ट में समरी बोलूं तो देखिए, मिड कैप का शेयर है तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस करना पड़ेगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। पी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी नैटको में क्लियरली दिख रही है, नो डाउट अबाउट इट। ईपीएस जो ग्रोथ है वो FY26 तक तो स्ट्रांग है, उसके बाद का हमको थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट करनी पड़ेगी जैसे जैसे आगे यहाँ पे इनके जो फ्यूचर रिजल्ट्स आएंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये एक ऐसा क्रिटिकल चीज है जो कि FY26 के बाद डेफिनेटली कम होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये इसकी समरी है।
एंट्री पॉइंट जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा यहां से नीचे मिले तो बेटर रहेगा, बट फिर भी ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है अगर हम इसके फ्यूचर टारगेट्स को देखें तो। और ये पूरे कॉन्सेप्ट का जो पूरा बेस है कि एक फार्मा के शेयर को कैसे एनालाइज किया जाता है, ये एक फार्मा सेक्टर का जो एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सेक्टर एनालिसिस सीरीज में आपको ये वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, उसको जरूर से देखिए। क्योंकि अगर आप नैटको में भी इन्वेस्ट अगर नहीं भी कर रहे हैं और किसी भी फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, और इसी तरह के जजमेंट, इसी तरह के एनालिसिस आप अपने फार्मा के शेयर में लगा के देख सकते हो कि वो शेयर किस तरह का पोटेंशियल रखता है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्लीज विजिट कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 वीडियोस देखिए। फार्मा सेक्टर का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दे दूंगा, आप डेफिनेटली देखिए, और बाकी के सेक्टर एनालिसिस की सीरीज को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।